Hi friends. After completing 5 chapters, now we are entering into the 6th chapter. 6th chapter का टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ व्हाट डज इट मीन, पहले वो समझ लेते हैं. ये चैप्टर, एक तो क्या मीनिंग है इस चैप्टर का, टाइटल का. सेकेंडली व्हाई इज इट नीडेड टू स्टडी दिस, वो देख लेते हैं. बराबर है. चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में, सॉरी, जब हमने 12th का सिलेबस शुरू किया था तो हमने बात की थी कि वी आर स्टार्टिंग अवर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या था? स्टडी ऑफ चार्जेस. A branch of it is dealing with study of charges, electric charges. यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वैसा इलेक्ट्रिक चार्जेस का स्टडी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. अब चार्जेस की दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है. चार्जेस में भी स्टेशनरी, में भी मूविंग. बराबर है. अगर चार्जेस स्टेशनरी है तो वी कॉल दैट ब्रांच स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टडीज स्टेशनरी चार्जेस, ये हमने बात की थी पहले. फिर अगर चार्जेस मूव करने लगे, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्या? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करें तो दैट ब्रांच वाज गिवन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. बराबर है. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या पढ़ते हैं? मूविंग चार्जेस को, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. हमारा पर्पस इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना है, यानी कि मूविंग चार्जेस को. उसके लिए पहले हमने चार्जेस को स्टडी किया स्टेशनरी करके. दैट वाज चैप्टर नंबर 1 एंड 2. वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी. फिर आए चैप्टर नंबर 3 में, वी इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. चैप्टर नंबर 3 में वी इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, रेजिस्टर के बारे में बात किया, वन अपोज द करंट, कंट्रोल्स द करंट, देन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, हाउ टू अल्टर द करंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, फिर हाउ टू मेजर करंट, वो सब बातें हमने की इसमें. बराबर है. बैटरी की भी बातें कर ली, क्योंकि बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको भी यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया चैप्टर नंबर 3 में. फिर इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा, तब उसके इफेक्ट्स लेते हैं. तो उसमें सबसे पहले हमने हीटिंग इफेक्ट लिया इलेक्ट्रिक करंट का. करंट पास करो, हीट जनरेट होगा, उसकी बातें की. बराबर. इस इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिया. हीटिंग इफेक्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट जनरेटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग हीट एनर्जी, ये हमने स्टडी किया. एंड इसमें हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था हीट का, I²RT V square by R into T and as well as V square by R into T as well as V into Q. ये फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था. बराबर है. ये सारे हीट जनरेशन के थे. तो हीटिंग इफेक्ट यानी क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी. इसका रिवर्स भी होता है, हीट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने नहीं पढ़ा, हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए. फिर नेक्स्ट आया केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी. यानी क्या होता है? व्हेन करंट इज पास्ड, केमिकल कंपोजिशन इज डिस्टर्ब एंड सो द मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप, डिसोसिएशन हो जाता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इसका रिवर्स भी स्टडी करते हैं, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग केमिकल एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड सेल. तो हमने एक सेकेंडरी सेल पढ़ लिया, वो स्टोरेज सेल के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी हमने. बराबर है. ये केमिकल इफेक्ट में आ गया. तीसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट्स. अब मैग्नेटिक इफेक्ट यानी क्या? इलेक्ट्रिक करंट पास करो एंड मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड. ऑयस्टेड ने बताया था, ऑयस्टेड डिस्कवर्ड दिस एंड ही टोल्ड दैट व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वायर ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का बिगिनिंग था. होप यू रिमेंबर, चैप्टर नंबर 4 का बिगिनिंग था ये. यानी ये दोनों इफेक्ट हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिया. चैप्टर नंबर 4 में वी स्टडीड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी किया. इसके इलेक्ट्रिक करंट है. स्टडी इलेक्ट्रिक करंट का ही जारी है. वी आर कंटिन्यूइंग द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उसमें हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट तो पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में. चैप्टर नंबर 4 में वी कम टू मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म. बराबर. अब हर एक में रिवर्स पॉसिबल, तो यहाँ पे भी रिवर्स पॉसिबल होगा. मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फैराडे ने ढूंढ के बताई है. And this phenomenon of producing electricity using magnetism, this phenomenon of producing electricity using magnetism is called electromagnetic induction. This is called electromagnetic induction. तो ये यानी पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक इफेक्ट का रिवर्स चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रहे हैं. तो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हमने मैग्नेटिक इफेक्ट, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका उल्टा. यानी चैप्टर 4 वाज कवरिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर 6 इज कवरिंग मैग्नेटिज्म टू इलेक्ट्रिसिटी. ओके. तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज
मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन यानी प्रोडक्शन नहीं, इंडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग विदाउट टचिंग, कॉन्टैक्ट बिना, कॉन्टैक्टलेस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिज्म, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन वाज विदाउट टचिंग, विदाउट कॉन्टैक्ट, जो चार्जिंग है उसको चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी विदाउट कॉन्टैक्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिज्म, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, हाँ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग उसके बारे में आइडिया दे दिया। एंड इस पोजीशन पे आता है हमारी पढ़ाई में करंट के इफेक्ट्स में हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का रिवर्स इस चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब देखते हैं आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या चीज। चलो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलते हैं इसका, whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux linked with a conducting coil, यानी किसी कंडक्टिंग कॉइल के साथ, कंडक्टिंग कॉइल मतलब क्या हुआ, अ कॉइल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। तो कोई एक कंडक्टिंग कॉइल के साथ अगर लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फोर्स लिंक्ड है जो उसके साथ वो चेंज होती है, तो इन केस ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टिंग कॉइल always an EMF is produced. EMF प्रोड्यूस मतलब that coil works as a battery। मतलब हुआ क्या कि सपोज ये कॉइल है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, इसके साथ किसी का कोई एक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कनेक्टेड। ओके, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है, इस कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो इसमें हमेशा एक EMF जनरेट होगा, यानी कोई एक एंड पॉजिटिव बनेगा, कोई दूसरा एंड नेगेटिव बनेगा, यानी दिस कॉइल विल behave as a battery and EMF is generated, produced। देखो यहाँ पे मैग्नेट को कॉइल को टच करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इट्स एन इंडक्शन फिनोमेनन। हुआ क्या, EMF जनरेट हुआ यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, कैसे, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, तो दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहली बात, कॉइल का कंडक्टिंग होना जरूरी है, कॉइल शुड बी मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। अगर कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है तो देयर बी नो EMF इंड्यूस्ड। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, बराबर है। दूसरी बात कि मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होना जरूरी नहीं है, उसमें चेंज होना कंपल्सरी है। अगर खाली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है तो नो EMF। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो EMF प्रोड्यूस होगा, बाकी नहीं। एंड दिस EMF प्रोड्यूस इन दिस मैनर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। दिस EMF इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ओके, एंड अगर ये कॉइल कोई क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट होगा एंड EMF जनरेट होगा तो करंट इमीडिएटली प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो होगा। ये बैटरी जैसा बिहेव करेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस। तो अगर गैल्वेनोमीटर लगा है तो द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन शोइंग दैट करंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। तो अगर कॉइल क्लोज सर्किट में है तो एक करंट भी प्रोड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो EMF जनरेट होगा, एंड अगर कॉइल क्लोज सर्किट में तो इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा, एंड करंट वी कैन सी बाय डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। ओके, तो अगर कॉइल किसी सर्किट में है तो करंट भी जनरेट होगा, अगर कोई सर्किट ना हो तो EMF तो जनरेट होना ही होना है, EMF इज ऑलवेज जनरेटेड। क्लियर, तो खास याद रखना ये वर्डिंग व्हेनेवर। अब व्हेनेवर में यहाँ पे साथ में मिक्स हो जाता है बाय एनी मीन्स, कुछ भी करके अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है कंडक्टिंग कॉइल के साथ लिंक, बाय एनी मीन्स, व्हेनेवर मतलब बाय एनी मीन्स, कंडक्टिंग कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो हमेशा EMF जनरेट होगा, दैट EMF इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF एंड द फिनोमेनन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द करंट प्रोड्यूस, अगर क्लोज सर्किट है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये कांसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। क्वेश्चन ये रहेगा, इसकी जरूरत क्या है, यहाँ हमने EMF जनरेट किया तो सर वो तो बैटरी करती है ना काम। अच्छा, एक सिंपल पेंसिल सेल ले लो तो उससे टॉर्च चलेगी, रिमोट चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अच्छा, 2 व्हीलर में आप स्टोरेज सेल यूज़ करते हैं, छोटे साइज का बैटरी जो बोलते हैं वो लगाते हैं, तो आपके 2 व्हीलर की सारी इलेक्ट्रिक सर्किट चलाता है, हेडलाइट चलाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, सब कुछ चलता है। 2 व्हीलर से निकल के 4 व्हीलर में आते हैं तो बैटरी की साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो 4 व्हीलर के लिए काम आती है। घर के लिए क्या करोगे,
तो घर पे भी बैटरी लगा दो 2 4 10 12, चलेगा। अच्छा, तुम्हारे घर की बात नहीं, तुम्हारी सोसाइटी की बात, एरिया की बात, पूरे सिटी को सप्लाई करना हो तो कितनी बैटरियां लगाओगे, वेयर एंड हाउ मच बैटरीज विल बी कीपिंग। तो उस समय जब मास प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड बाय विच वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी बाय मास प्रोडक्शन। ये मेथड जो है इज एप्लीकेबल, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। जनरेटर्स एंड वन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलोगे जनरेटर्स मतलब ये तो जनरेटर में, हाँ हम लोग उसको देखेंगे चैप्टर का अंत पूरा करके, जब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे तो जनरेटर अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एंड ट्रांसफॉर्मर्स भी पढ़ेंगे हम लोग कि जिसमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करते हैं, उस सब में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क्स। इसलिए इसका पढ़ना हमें जरूरी है। मास प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड। ओके, तो व्हाट इट इज, वेयर इट इज प्रेजेंट इन आवर सिलेबस वो देख लिया, व्हाट इट इज वो देख लिया, एंड वेयर इट इज एप्लीकेबल वो भी हमने थोड़ा आइडिया ले लिया। ओके, अब चलते हैं आगे। हाउ दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। ऑयस्टर की डिस्कवरी 1819 में रिगार्डिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो ऑयस्टर ने डिस्कवर किया 1819 में, उसको 1820 में पुट इन फ्रंट ऑफ फ्रेंच एकेडमी एंड ही गॉट इट अप्रूव्ड। उसमें क्या फाइनली प्रूव हुआ कि व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू वायर, वायर में से जब कभी भी करंट जाएगा तो वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये 1820 में फाइनलाइज कंप्लीट हो गया कि भाई इट्स कंफर्म, बराबर है। फिर 1820 में उनके कंफर्मेशन के बाद फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, तो एज द नेचर इज रिवर्सिबल, एज द नेचर इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नेचर मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हो रहा हो तो मैग्नेटिज्म तो इलेक्ट्रिसिटी भी पॉसिबल होगा। बट फैराडे आर्ग्यूड कि इफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म then there might be some way that magnetism would be producing electricity। बराबर है। ये तो आइंस्टाइन ने बता दिया डेमोन्स्ट्रेट करके, ये पॉसिबल हो सकता है बाय नेचर सिमेट्री। ओके, तो नेचर की सिमेट्री के कारण इट कैन बी प्रूव दैट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये कंसेप्ट फैराडे ने बहुत सीरियसली ले लिया। फैराडे उसको सपोर्ट किया हेनरी ने, एंड दोनों ने मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बेस पर से यू कैन प्रूव, दे प्रूव दैट मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अराउंड 8 इयर्स चले, अराउंड 8 इयर्स चले ये, एंड अल्टीमेटली इन 1828 Faraday and Henry demonstrated these things। बराबर है, they finally demonstrated these things after series experiments। हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं देखेंगे उनके, पर हम लोग उसमें से 2 देखते हैं जो हमको ज्यादा काम के हैं। ओके, तो लेट्स गो इनटू दोस 2 एक्सपेरिमेंट्स डन बाय फैराडे एंड हेनरी। चलो देखते हैं उन्होंने क्या किया। तो फैराडे ने सबसे पहले एक कॉइल लिया, अ कॉइल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। अब वैसे अगर कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता तो पता कैसे लगा कि इसमें वोल्टेज पर ईएमएफ जनरेट हुआ है। हाउ विल यू नो वेदर ईएमएफ इज जनरेटेड? सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक पेंसिल सेल या नॉर्मल ड्राई सेल है तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये सेल चार्ज है, इसमें चार्ज है या नहीं, कि ये उड़ गया सेल। हाउ विल यू नो? वैसे सेल से डायरेक्टली तो पता चलेगा नहीं, टच करोगे तो भी पता नहीं चलेगा। अब वो लोग कुछ लोग बोलते हैं जीप लगा के टच कर लो और उससे पता लग जाता है। अरे वो तो दोनों पोज बाजू में हो तो 9 वोल्ट की बैटरी में पॉसिबल है, नॉर्मल ड्राई सेल में तो यहाँ जीप लगाओगे यहाँ लगाओ, कैसे करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इतनी लंबी जीप भी नहीं होती कि भाई दोनों साइड लगा दो। तो फिर क्या करेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, टॉर्च निकाला अंदर लगा दिया, टॉर्च चल रहा है तो मतलब बराबर है, ये डिस्चार्ज, अदरवाइज नॉट। यानी टॉर्च तो एक एग्जाम्पल था। कोई भी एक क्लोज सर्किट में उस सेल को रख दो, अगर वो सर्किट ऑन हो जाए तो सेल में चार्ज है, सेल इज हैविंग ईएमएफ, एंड अगर नहीं होता है तो सेल उड़ा हुआ। गॉट इट? दैट्स हाउ इट्स पुटिंग इनटू सम सर्किट। तो इसलिए कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। रिमेंबर वेल, इन दिस सर्किट देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नो बैटरी इज प्रेजेंट इन दिस सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर तो 0 बताएगा कि करंट है नहीं, कोई बैटरी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। तो ये सर्किट में कॉइल के साथ में गैल्वेनोमीटर, देयर विल बी नो करंट, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन 0। सीधा सिंपल था। फिर उन्होंने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल फेसिंग कॉइल रखा, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल फेसिंग कॉइल रखा, कॉइल भी रख दिया, बार मैग्नेट भी रख दिया। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल,
बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, फाइन। तो ये सिचुएशन है, उन्होंने बाहर मैग्नेट रख दिया, यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ में, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, बराबर है। तो मतलब कुछ नहीं हुआ। तो ये तो भाई फैराडे बोला रहे यार ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई किया फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई किया फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं, फैराडे मायूस, बोले यार क्या हो गया। He applied magnetism to a coil but no EMF is generated, no current is observed। फिर उन्होंने क्या किया, इस कॉइल को इस मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल, he moved the magnet towards the coil। तो उन्होंने क्या देखा कि as the magnet is moved towards the coil, यहाँ गैल्वेनोमीटर इज शोइंग अ डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताने लगा, मतलब करंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है क्या कॉइल में, फिर भी कॉइल के साथ इस सर्किट में कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, फिर भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब क्या हुआ, सम करंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। किया क्या है, मैग्नेट को मूव किया इस तरफ, तो उन्होंने सोचा शायद मैग्नेट का नियरनेस टू द कॉइल मस्ट बी प्रोड्यूसिंग द करंट, मैग्नेट का नियरनेस टू द कॉइल मस्ट बी प्रोड्यूसिंग द डिफ्लेक्शन। तो नजदीक ला रहे थे, डिफ्लेक्शन आने लगा, तो बोले नक्की नजदीक लाते हैं तो डिफ्लेक्शन आता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरा मैग्नेट एकदम नजदीक ला के रख दिया। He put the magnet very close to the coil, ला के रख दिया यहाँ पे, अरे मैग्नेट को यहाँ से मूव करके यहाँ रख दिया। ये तो कौन सी कहानी हो गई, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। भाई जी के पास एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती है, रोज एक सोने का अंडा देती थी, तो भाई जी को इच्छा हुई कि रोज एक सोने का अंडा देते, उसके पेट में बहुत सारे अंडे भरे हैं सोने के, तो चलो सारे सोना एक साथ निकाल लो। होप यू रिमेंबर द स्टोरी, यू माइट हैव हर्ड इन द चाइल्डहुड, ओके। तो सारे अंडे एक साथ निकाल दो, तो भाई जी ने तो मुर्गी का पेट काट दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी रिमेन्स द सेम, लालच बुरी बला है। इन्होंने भी एकदम नजदीक ला के रख दिया, क्योंकि नजदीक लाने से डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो एकदम नजदीक ला के रख दिया, बोले फुल डिफ्लेक्शन में जाए, नजदीक ला के रख दिया, गैल्वेनोमीटर अगेन शोज जीरो, लालच बुरी बला है। द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी रिमेन्स द सेम। अब फैराडे ने सोचा यार यहाँ पढ़ा था नो डिफ्लेक्शन, नजदीक लाने लगा डिफ्लेक्शन आने लगा, जैसे ही नजदीक ला के रख दिया नो डिफ्लेक्शन, मतलब क्या हुआ, बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां पे डिफ्लेक्शन आने लगता है, तो ये मूव द मैग्नेट बैक टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, क्या बोलते हैं, रिवर्स में लिया मैग्नेट को। अब उन्होंने इस मैग्नेट को रिवर्स में लिया यहाँ से उस पॉइंट को ढूंढने के लिए, तो जैसे ही रिवर्स में लिया गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताना शुरू किया, नो डाउट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पर डिफ्लेक्शन बताना शुरू किया, तो उन्होंने आ गया पॉइंट रोक दिया वहां पे, जैसे ही रोक दिया डिफ्लेक्शन की था जो जीरो हो गया, फिर मूव कराया फिर डिफ्लेक्शन आया, फिर रोक दिया फिर डिफ्लेक्शन जीरो, फिर मूव कराया डिफ्लेक्शन आया, फिर रोक दिया डिफ्लेक्शन जीरो। बोले क्या चल रहा है यार, नजदीक ला रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन आता है, दूर ले जा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन आता है, पर नजदीक ला के रख देता हूँ तो नो डिफ्लेक्शन, दूर आके रख देता हूँ तो नो डिफ्लेक्शन। शायद वर्डिंग में समझ गए होंगे, नजदीक ला के रख देता हूँ या दूर रख के रखता हूँ डिफ्लेक्शन जीरो, नजदीक लाने लगता हूँ दूर ले जाने लगता हूँ, यानी कि व्हेन द मैग्नेट इज लाइन केप्ट अवे और केप्ट नियर नो डिफ्लेक्शन, व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व। मतलब क्या हुआ कि व्हेन द मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स द कॉइल और मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, यानी कि व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग डिफ्लेक्शन सीन, एज द मैग्नेट स्टॉप्स डिफ्लेक्शन स्टॉप्स, बराबर है। अब मूविंग मैग्नेट का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैग्नेट जब दूर है, अब मैग्नेट के बारे में याद करें तो ये मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट सपोज, ये उसकी मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स हो गई, ये उसकी मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंटरिंग इनटू साउथ पोल, ओके। अब मैग्नेट से अगर दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जाएगा, लाइंस सेपरेट हो जाती है ना, एंड नजदीक आओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैग्नेट से अगर दूर जाते हो तो फ्लक्स कम होता है, नजदीक आता है तो फ्लक्स बढ़ता है। तो मैग्नेट एज इट कम्स नियर टू द कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, यानी व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग magnetic flux in the coil is changing, when the magnet is moving magnetic flux in the coil is changing, when the magnet is stopped magnetic flux becomes constant, no change, no EMF induced, तो no current, clear। मैग्नेट अगर स्टडी है तो फ्लक्स भी स्टडी, फ्लक्स स्टडी तो नो चेंज तो नो EMF तो नो करंट, नो डिफ्लेक्शन। और व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग मैग्नेट है,
तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, क्योंकि मूविंग मैग्नेट है, गोइंग नियर गोइंग अवे, अवे जा रहे हो या नजदीक आ रहे हो, दूर जा रहे हो नजदीक आ रहे हो, तो फ्लक्स कम होता है ज्यादा होता है, कम होता है ज्यादा होता है, मतलब फ्लक्स इज चेंजिंग। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल चेंज एज द मैग्नेट इज मूविंग, magnetic flux in the coil changes and hence EMF is induced here and hence current is produced here, hence this shows a deflection, galvanometer shows a deflection. Okay, यानी motion of the bar magnet gives a deflection galvanometer, motion of bar magnet means change in magnetic flux. यहाँ पे चलो नोट करते हैं थोड़ा, motion of bar magnet produces deflection in galvanometer, it gives deflection in galvanometer. अब galvanometer deflection मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड, बराबर है, यानी कि ईएमएफ जनरेटेड, ईएमएफ जनरेटेड, करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब ईएमएफ हुए तब। एंड मोशन ऑफ बार मैग्नेट मींस व्हाट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, बराबर। अब ये कॉज ये इफेक्ट, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, तो कनेक्ट कर दो दोनों को तो डेफिनेशन हाथ में आ जाता है। Whenever there is a change in magnetic flux with a coil, always EMF is generated. क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने इसमें देखा कि EMF जनरेट होता है। अब इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने इसको एक और स्टेप आगे बढ़ाया, क्या, डबल स्पीड से मूव किया, स्पीड डबल कर दी, तो देखने को मिला करंट भी डबल आया, तो EMF भी डबल हो गया, डिफ्लेक्शन भी डबल हो गया। इसको ज्यादा स्पीड से मूव करा है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन है, कम स्पीड से मूव करा है तो कम डिफ्लेक्शन है, यानी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो चेंजिंग फ्लक्स फास्टर होगा, फास्टर चेंजिंग फ्लक्स होगा, स्पीड कम करोगे तो स्लोअर चेंजिंग फ्लक्स होगा, यानी फ्लक्स चेंज के रेट पे भी डिपेंड करेगा, कितने फास्ट फ्लक्स चेंज होता है, कितना स्लो चेंज होता है। क्लियर। फट उन्होंने एक और सीधा एक्सपेरिमेंट किया, क्या, अदला बदली कर दी नॉर्थ साउथ को, रिवर्स द poles of magnet and did the phenomenon, he got the same result, only thing is अगर नॉट अप्रोचिंग था तब डिफ्लेक्शन अगर यूं दिया तो साउथ अप्रोचिंग हो तो डिफ्लेक्शन उल्टा देता है, ओनली डिफ्लेक्शन आर ऑपोजिट, रिवर्सिंग द पोल्स ऑफ मैग्नेट, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, ही फाउंड दैट ऑलमोस्ट द सेम ऑब्जर्वेशंस, खाली डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर राइट को डिफ्लेक्शन था उसका लेफ्ट को आएगा, लेफ्ट को डिफ्लेक्शन था तो राइट को आएगा। क्लियर। सो दिस व्हाट यू ऑब्जर्व कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मोशन ऑफ बार मैग्नेट, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड हियर। अब क्वेश्चन ये उठता है, कॉइल स्टेशनरी था, मैग्नेट मूव कर रहा था, तो ये ऐसा होगा कि अगर मैग्नेट को स्टेडी रखे कॉइल को मूव करे, तो मैग्नेट को स्टेडी रखे अगर कॉइल को मूव करे तो सेम थिंग एग्जैक्टली सेम, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, कॉइल स्टेडी है, मैग्नेट स्टेडी है, कॉइल नजदीक गया तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाएगा तो फ्लक्स कम होगा, चेंज फ्लक्स होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। यानी वेदर इट इज अ कॉइल मूविंग और मैग्नेट मूविंग, कॉइल मूव करे या मैग्नेट मूव करे, दोनों में से कोई भी मूव करे या दोनों भी मूव करे, तो वर्डिंग क्या है याद करें, it should be relative motion. If there is a relative motion between the two, magnetic flux will change and hence EMF will be induced. बराबर है। तो by any means relative motion से भी change in magnetic flux का हो तो EMF induce हो सकता है। ये एक सीरीज का एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड सीरीज का एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, क्या बार मैग्नेट जरूरी है टू प्रोड्यूस EMF, तो उन्होंने दूसरे में क्या किया, कॉइल तो वही रखा विद गैल्वेनोमीटर, ये तो एज इट इज डिफ्लेक्शन 0 बता रहे, एंड पास में दूसरा कॉइल ले लिया जिसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ एंड एक की के साथ एंड एक रियोस्टेट। अब यहां पे नो सोर्स ऑफ करंट, यहां सोर्स ऑफ करंट इज देयर, की ओपन है, करंट इज 0, सो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0, फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी ना, करंट इज 0, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0, देयरफॉर फ्लक्स इज 0, तो therefore यहाँ पे लिंक फ्लक्स विल बी 0, therefore no EMF induced। की ऑन किया तो करंट मिला I, मैग्नेटिक फील्ड मिला इंटेंसिटी B, फ्लक्स मिला phi, बट डिड दिस फ्लक्स चेंज, नहीं, क्योंकि आप जैसे की ऑन करेंगे, ऑन कर दिया तो ये यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, स्टेडी करंट I फ्लो होगा, स्टेडी करंट I फ्लो होगा तो स्टेडी फ्लक्स phi जनरेट होगा एंड वो फ्लक्स यहाँ पे भी लिंक्ड होगा, तो यहाँ भी स्टेडी फ्लक्स phi आएगा, यहाँ phi है तो phi आएगा, स्टेडी फ्लक्स है तो नो चेंज तो नो EMF इंड्यूस। यानी कि ऑफ ऑन रखो या ऑफ रखो, कि ऑफ रखो
या ऑन रखो, नो डिफ्लेक्शन, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज जीरो, सॉरी, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज जीरो। पर व्हेन द की स्विच ऑन, ऑफ से ऑन किया तब करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो व्हेन की इज मेड ऑन और ऑफ, की ओपन है तब कुछ नहीं, की क्लोज किया तो कुछ नहीं, पर ओपन से क्लोज किया तब उस मोमेंट पे करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ सामने। की क्लोज है तब कुछ नहीं, पर जैसे ही की ओपन किया तो ऑन से ऑफ हुआ, चेंजिंग फ्लक्स, ईएमएफ इंड्यूस। तो की को ऑन ऑफ करते रहे तो यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा, की को स्टेडी कर दोगे तो नो डिफ्लेक्शन, आइदर ऑन और ऑफ, पर स्टेडी रखो तो नो डिफ्लेक्शन, ऑन ऑफ करो तो डिफ्लेक्शन आएगा। फिर दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, की को ऑन रखा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ऑब्वियसली की ऑन रखोगे करंट फ्लो होगा सर्किट में, तो करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स अ बार मैग्नेट, तो ये तो एज गुड एज मैग्नेटिक कॉइल वाला केस हो गया। तो बार मैग्नेट तो होना जरूरी नहीं है, इवन करंट कैरिंग कॉइल कैन प्रोड्यूस डूइंग द सेम फंक्शन, तो सारे सेम रिजल्ट आएंगे, करंट कैरिंग कॉइल एंड दूसरा ये कॉइल दोनों को साथ में रखेंगे तो एग्जैक्टली वही बातें रिपीट हो सकती है रिलेटिव मोशन की। हाँ, एक और बात आई, क्या इसको अगर रोटेशनल मोशन करें बार मैग्नेट को तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, रोटेशनल मोशन करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा, फ्लक्स कैसे चेंज होता है? तो वी नो फ्लक्स पाई इज बी ए कॉस थीटा, हमने आगे लिया था ये चैप्टर 4 के बिगिनिंग में, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, वेयर बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए इज एरिया, थीटा इज एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला याद करें तो फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार एंड दैट इज बी ए कॉस थीटा। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कॉइल रखे यू परपेंडिकुलरली सरफेस, तो एरिया वेक्टर पर यू हो जाएगा परपेंडिकुलर सरफेस, ये एरिया वेक्टर हो गया एंड ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इज 0, तो फ्लक्स इज बी। अगर इसको रोटेट करके कॉइल को यूं कर देवे तो एरिया वेक्टर यूं हो जाएगा, उस केस में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, फ्लक्स इज 0। तो आपने अगर यूं रखा हो, एरिया वेक्टर यूं है, उससे घुमा के अगर आप यूं कर दो तो 90 डिग्री हो गया, यहां से यूं किया, फ्लक्स चेंज हुआ ना 0 से 90, फाई इक्वल बी ए से 0। तो अगर फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा, कैसे? ए चेंज करो, बी चेंज करो या थीटा चेंज करो, एनी ऑफ द थ्री मेथड कैन बी देयर। तो अगर कॉइल को रोटेट करते हो तो थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, इसलिए ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी बाय एनी मींस यू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कंडक्टिंग कॉइल, ऑलवेज एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी मींस, मे बी अ बार मैग्नेट मूविंग, मे बी अ कंडक्टिंग कॉइल जिसमें करंट ऑन ऑफ कर रहे हो, या फिर कंडक्टिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल मूव करो या फिर रोटेट करो, by any means if you change the flux linked with conducting coil, always an EMF is produced. This EMF is called induced EMF and the phenomenon is called electromagnetic induction. Okay, and यहाँ तो क्लोज सर्किट है इसलिए करंट दिख रहा है, क्लोज सर्किट है इसलिए करंट दिख रहा है, that is called induced electric current. Clear? So ultimately Faraday and Henry proved that whenever there is a change in magnetic flux linked with the conducting coil, always an EMF is produced. पर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया, व्हिच इज नोन एज फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ क्लोज सर्किट। क्यों क्लोज सर्किट? तो याद होगा उन्होंने क्या किया था, एक कॉइल लिया था, कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर के साथ, तो दिस वाज अ क्लोज सर्किट एट दैट टाइम। तो इस क्लोज सर्किट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला, द नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कंडक्टिंग कॉइल लिंक विद दैट क्लोज सर्किट। इस क्लोज सर्किट के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, उसमें चेंज एंड उसका टाइम रेट, यानी कि अगर डेल्टा फाई इज द चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम डेल्टा टी, देन दिस चेंज रेट ऑफ चेंज नेगेटिव साइन के साथ गिव्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज, नॉट टेकिंग डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिल सकता है, दैट इज नेगेटिव डी फाई बाय dt. That is the formula for induced EMF in a closed circuit. बराबर है, यहाँ पे dt shows the time duration, changing flux, del d phi, EMF induced. Negative sign just shows the direction of the EMF. बराबर, उसको हम लोग बाद में देखेंगे. Negative sign is connected to the direction, and that is because of Lenz law. वो Lenz law समझाएगा डायरेक्शन के बारे में, जो हम बाद में लेने वाले हैं. Okay.
ये तो पूरी क्लोज सर्किट के लिए, क्लोज सर्किट लिंक फ्लक्स अगर चेंज होता है डी फाई लिखना। पर अगर कॉइल की बात करें तो अगर क्लोज सर्किट की वजह कॉइल की बात करें तो फॉर ए कॉइल ऑफ n टर्न्स हैविंग phi as magnetic flux link per turn, हर एक टर्न के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ना फाई है, एंड ऐसे कितने टर्न्स हैं n, तो देयरफॉर n5 विल बी द टोटल फ्लक्स, n5 हो जाएगा टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक विद कॉइल। ओके, यहाँ पे पूरी सर्किट के बदले हर एक टर्न की बात करें तो हर एक टर्न के साथ लिंक फ्लक्स फाई है, एंड ऐसे सपोज 1 2 3 4 ऐसे n टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ n5, तो EMF इंड्यूस विल बी इक्वल टू माइनस d by dt ऑफ टोटल फ्लक्स कितना n5, n बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो n d5 by dt। ये इंड्यूस EMF का फार्मूला हो गया फॉर अ कॉइल विद n टर्न्स हैविंग फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न एज फाई, एंड अगर ये पूरी कॉइल की बात करें फ्लक्स फाई है तो सीधा ये पूरा सर्किट कैन बी टेकन एज अ सिंगल टर्न, એટલે n इक्वल टू 1 ले लिया, तो ये फार्मूला आ गया। एंड अगर इंडिविजुअल कॉइल के टर्न्स की बात कर रहे हो तो n d5 by dt लेगा, बराबर है। ये फॉर्मूला फैराडे ने 1830 में दिया टू गेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके,